राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। चुनावी माहौल के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। सभी सियासी दल प्रदेश के 10 लोकसभा सीट पर अपने अपने समीकरण साधने में लगे हैं। जहां बीजेपी ने प्रदेश के सभी 10 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसी उधेड़बुन में लगी है कि किसको टिकट दें और किसकी टिकट काटें, क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव लड़ने से कल ही इनकार कर दिया और उनके इनकार करने के बाद कांग्रेस के एक और बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वो तब जबकि खुद हुड्डा साहब कह रहे थे कि अगर वो चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने बयान देते हुए कहा कि कुछ नेताओं ने उम्र के कारण लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है। कांग्रेस के कई नेताओं के चुनाव लड़ने से इनकार को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को अब घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा न करने पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की अभी कोई तैयारी ही नहीं है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस की डूबती नाव को देखते हुए कांग्रेस नेता कहते हैं तू लड़ या तू लड़। कुल मिलाकर अगर बात करें कि कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव से अपने पैर खींचते नजर आ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे क्यों हट रहे हैं, इसकी वजह क्या है। और सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जबकि बावरिया साहब, हुड्डा साहब, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता यह दावा कर रहे हैं कि 300 से ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं, फिर आखिर विलंब क्यों, बड़े नेताओं का चुनाव से पीछे हटने का कारण क्या, ये तमाम सवाल हैं जो कि राजनीतिक गलियारों में इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। देखिए, लोकसभा और असेंबली के दोनों चुनाव जो है आसपास में नज़दीक हैं और हमारे किसी सीनियर लीडर ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इवन शैलजा जी ने भी वो कहा है कि हाईकमांड कहेंगे वो इधर सिरसा और अम्बाला कहीं जगह पे चुनाव लड़ लेगी। सुरजेवाला जी के आप जानते हैं कि अभी वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं। जहाँ तक हुड्डा जी का सवाल है, तो दीपेंद्र तो ऑलरेडी लड़ रहा है, वो कोई भाग नहीं जाते हैं। तो एक परिवार से दो लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। वो जो एक बात को जो है उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने खुद ने अपने आप को दूर रखा है। एक ही परिवार से आप कितने लोगों को लड़ा पाते हैं। और 2-3 हमारे सीनियर लीडर ऐसे हैं कि जो बिकॉज ऑफ अटेनिंग द एज वो कहते हैं कि दे वांट टू कॉल इट अ डे, बहुत काम कर निवृत्ति लेना चाहते हैं। वो अपने आप फ्रेश लिए हैं ना, जो उनसे फ्रेश उनके पास हैं, तो उनके फ्रेश तो आ ही नहीं रहे कोई भी। उनके फ्रेश तो जवाब देंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। हमारे पास मजबूत कैंडिडेट हैं, निश्चित तौर से हम चुनाव जीतेंगे। उनके पास नेतृत्व नहीं है, उनके बहुत योग्य व्यक्ति जो उनके पहले मुख्यमंत्री रहे, इस लेवल के लोग भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके पास नेतृत्व नहीं है। और मैं समझता हूँ योग्य व्यक्ति कहीं से मिलता है तो क्या रजे लेने में। कोई आदमी हमारी विचारधारा में विश्वास रखता है और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है तो हमें क्या दिक्कत है, ले लेंगे हम। तो हमने कभी नहीं कहा ऐसा कि हम लेंगे नहीं किसी को। तो अगर वो हमारे साथ हमारी विचारधारा पे विश्वास करता है तो हम उसको साथ लेंगे। और हुड्डा साहब ने जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयाँ होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया है। उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव आप लीजिए। इससे मालूम होता है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है और ये नेता कितने महंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने जो बहुत लंबे समय तक देश के अंदर भ्रष्टाचार, देश के अंदर जो गरीब जनता से धोखा देने का जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, वो पाप उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। और आज कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में जिस प्रकार से गुटबाजी में फंसे हैं, ये सब उनका किया हुआ काम उनके आगे आ रहा है और जनता सब जानती है। जनता को पता है कि किस पार्टी की सरकार ने तुम्हारा भला किया है और किस पार्टी की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया था, ये उसी का परिणाम है कि उनके आज उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं।
आज कांग्रेस के लिए बड़े नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। ये सब जो उनका किया हुआ पाप है वो उनके। बहरहाल तो बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी ने फौरन पलटवार कर दिया कि तू लड़ और तू लड़ वाली इस वक्त प्रक्रिया में कांग्रेस आ गई। लेकिन कांग्रेस कहती है कि नहीं भाई, एक परिवार से एक टिकट हुड्डा साहब चाहते थे, इस वजह से वो नहीं लड़ रहे। सुरजेवाला कहते हैं कि नहीं मैं भी नहीं लड़ूंगा, लेकिन हुड्डा साहब ने कल ही शैलजा और सुरजेवाला दोनों के लिए कहा था कि आप दोनों अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़ेंगे। और शैलजा कहां से लड़ेंगी इसको लेकर अभी पार्टी विचार कर रही है, मंथन के दौर में, लेकिन तय कुछ भी नहीं हो पा रहा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र कंबोज हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है कंबोज साहब आपका। सुरेश अरोड़ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अरोड़ साहब आपका। ओंकार सिंह है इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। और हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा हम शुरू करते हैं। सुरेश अरोड़ साहब, भाई कौन लड़ेगा? क्योंकि एक दूसरे को लड़ने के लिए सब आमंत्रित कर रहे हैं और बाद में कह दे रहे हैं कि नहीं हम लड़ेंगे नहीं। आपके प्रभारी कह रहे हैं कि भाई हमारे जो फूके हुए कारतूस थे, जो कि दग चुके थे, उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। बीजेपी इतना ज्यादा उन पर भरोसा कर रही है कि 10 सीट जीतने का दावा कर रही है, और आप अपने नेताओं को लड़ा नहीं पा रहे, वो भी तब जबकि आलाकमान ने तय किया था कि जो बड़े से बड़े नेता हैं वो चुनाव में आए। लड़ेगा कौन? जी अतुल जी, जैसे आपने बताया कि प्रभारी मोदी ने जो स्टेटमेंट दी है उससे सब कुछ क्लियर है। उन्होंने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और विधायक दल के नेता भी हैं वो साथ में, तो उनके सुपुत्र चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी चुनाव लड़ेंगे, यही बीजेपी के लोग परिवारवाद की बात करते, तो इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने फैसला लिया कि लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। ये कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है, इस बात का सबूत कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को भी और विपक्ष को भी दे दिया, जो हमारे विरोधी हैं उनको दे दिया। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, प्रभारी जी ने कहा कि सुरजेवाला जी राज्यसभा सांसद हैं, क्यों अपनी सीट प्राप्त करेंगे। पार्टी की अपनी एक कार्य प्रणाली होती है और उसके अनुसार ही टिकट वितरण किया जाता है। और हमारे किसी भी नेता ने, जो जैसे बीजेपी के नेता बड़े बोले मन में कुछ से कुछ बोले जा रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारे किसी भी नेता ने मना नहीं किया। हमारी शैलजा जी ने भी ये कहा है, जो हमारी बड़ी वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उन्होंने भी ये कहा जो हाईकमान का आदेश होगा उसको सिर माथे पे कबूल करेंगे। तो ये सिर्फ बीजेपी के लोग जिन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनानी चाहिए इस चुनाव के मौके पर आकर, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ, हमारे नेताओं की तरफ एक तरह से नजर बनाए बैठे हुए हैं और उन्हीं अनाप शनाप बातें कांग्रेस पार्टी के बारे में फैला रहे हैं। या तो एक बात है इनके पास कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है। अब एक नई बात शुरू करते कि कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव में नहीं आ रहे। मैं अतुल जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, जिस नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत की मैं करूंगा, उस नरेंद्र मोदी जी को आज 9.5 साल के बाद कांग्रेस पार्टी से 10 में से 6 उम्मीदवार अपनी पार्टी में शामिल करके मैदान में उतारने पड़ रहे हैं। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी, और 9.5 साल देश के प्रधानमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में की सरकार रही है, और स्थिति क्या है? ये स्थिति है सत्ता का 10 साल एक तरह से उन्होंने सत्ता सुख भी भोग लिया। उसके बाद उनके पास हरियाणा जैसे राजनीतिक प्रदेश में, जो दिल्ली से 3 साइड से सटा हुआ प्रदेश है, 10 व्यक्ति ढूंढे नहीं मिले, 6 व्यक्ति, 6 सांसद आज जो इन्होंने प्रत्याशी बनाए हैं संसद के लिए, वो या तो कांग्रेस पार्टी में पूर्व में मंत्री रहे या सांसद। अब रोड साहब अब आप इसकी व्याख्या अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, उन्होंने ये थोड़े ना कहा था कांग्रेसी मुक्त भारत। अब कांग्रेसी अगर भाजपाई हो जा रहे हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है? बहरहाल वो दूसरा विषय है। मेरा सवाल यह है कि आपने मिसाल कायम करने की बात की कि हुड्डा साहब ने, देखिए, परिवारवाद से जो आरोप लगता था कांग्रेस को मुक्त कर दिया। चलिए मान लिया, बिल्कुल मान लिया। सुरजेवाला साहब के साथ परिवारवाद कहां जुड़ रहा था भाई? उनको बोला था, खुद हुड्डा साहब ने, इतने बड़े नेता जो आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी के हैं प्रदेश में और हैं भी, तो उन्होंने तो कल ही अभी आमंत्रित किया था कि वो आए, स्वागत है। वो क्यों नहीं लड़ रहे? उनके ऊपर कौन सा परिवारवाद का आरोप था? अतुल जी,
ये भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बड़प्पन है। देखिए उन्होंने अपने एक राष्ट्रीय महासचिव को कहा कि आप लड़ सकते हैं, क्योंकि परिवारवाद में तो आते नहीं सुरजेवाला जी, लेकिन राज्यसभा के तो सांसद है ना, और अभी कुछ ही समय पहले बने हैं, तो पार्टी अपनी राज्यसभा में, और रणदीप सुरजेवाला जी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया और कम्युनिकेशन कमेटी के चेयरमैन भी रहे, वो अच्छे वक्ता भी हैं, तो राज्यसभा में भी है। हुड्डा साहब ने बड़प्पन दिखाया, उनको फिर भी इन्वाइट किया कि अगर उनकी इच्छा होती तो लड़ सकते हैं, ये पार्टी राज्यसभा में अगर उनकी जरूरत महसूस नहीं करती तो नेचुरली तो लोकसभा में मैदान में उतारा जा सकता है। और जहां तक मैं उम्मीद रखता हूँ कि सुरजेवाला जी चुनाव लोकसभा का लड़ने से भी बिल्कुल पीछे हटने वाले ना हैं, और ना ही उन्होंने ऐसी कोई बात कही है। चलिए अब ये दोनों मान लिया, अब ये दोनों मान लिया, दोनों अब बोलिएगा, बोलिए आप ही बोलिएगा। एक सवाल और ऐड कर रहा हूं, मतलब हुड्डा साहब ने परिवारवाद से मुक्ति दिला दी, उनकी इच्छा थी, बहुत अच्छी बात है, पार्टी ने मान लिया। सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा का हूं, इसलिए बावरिया साहब ने तर्क दे दिया, चलिए वो भी मान लिया। कुछ आप शैलजा जी की भी मान लेते, बेचारा उन्होंने बेचारी ने कहा था कि भाई मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। आपने हुड्डा साहब सुरजेवाला साहब की चाहत को तो मान लिया, लेकिन एक महिला की बात आपने नहीं मानी। उन्होंने तो कल ही अभी अपनी इच्छा जाहिर की है, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं, उनकी भी मान लेते। देखिए अतुल जी, कुमारी शैलजा जी ने यह भी कहा है, उनका बयान अगर पूरा सुनेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि जो आदेश हाईकमान का होगा वो उसका पालन करेगी। उन्होंने एक अपनी इच्छा जताई कि मैं विधानसभा का लड़ना चाहती हूँ, वो एक अलग बात है उन्होंने कही, लेकिन वो हाईकमान के लोकसभा चुनाव लड़ने के आदेश का भी पालन करेगी। हमारी नेता शैलजा जी ने ये बात भी कही है। और मैं एक बात और कहना चाहता था कि जैसे अभी बात हो रही थी कि इनको कांग्रेस से उधार लेने पड़ रहे कैंडिडेट, ये संगठन की जो बात करते हैं, कहते हैं 15 प्रमुख के लेवल पे हमारा संगठन मजबूत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पन्ना प्रमुख कितने पन्नों में आपने वर्कर बनाए होंगे, उस पन्ना प्रमुख बड़े संगठन चलाने वाली पार्टी को 2.5 करोड़ लोगों के हरियाणा में 10 MP के चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे, कितनी बड़ी बात है। और हमारे को कहते हैं आपका संगठन नहीं है, और हमारे 6 प्रत्याशी तो कांग्रेस पार्टी ने दे दिए इनको, चाहे नवीन। आपको तो खुश होना चाहिए ना रोड साहब, आपके प्रभारी कह रहे हैं कि जो फूके हुए कारतूस थे, जिनका कुछ रह नहीं गया था, जिनका राजनीति जिनकी खत्म हो गई थी, कांग्रेस जिनको भाव नहीं दे रही थी, वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और आप लोग जीत जाएंगे, आप लोग तो मजबूत होंगे। ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? आपके पास जिनको आप मौका भी नहीं देना चाहते थे, उनको बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया है, वो बीजेपी की गलत रणनीति होगी। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि मैंने या आपने या किसी ने पूरा बयान नहीं सुना कुमारी शैलजा का, उन्होंने कहा कि नहीं मैं लड़ना नहीं चाहती हूं, मैं विधानसभा लड़ना चाहती हूं, लेकिन पार्टी आला कमान कहेगा तो मैं मान लूंगी। इसका मतलब कुमारी शैलजा के लिए ज्यादा व्यवस्था है बनिस्पत की आपके हुड्डा साहब और बनिस्पत के सुरजेवाला, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो तो बेचारी फिर भी कह रही है कि भाई मैं लड़ना तो नहीं चाहती हूं, लेकिन आला कमान कहेगा तो मैं लड़ लूंगी। अगर आला कमान हुड्डा साहब को कहेगा, सुरजेवाला साहब को, तो इनको भी तो लड़ना पड़ेगा ना। लेकिन ये तो कह रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, तो यहां पर कुमारी शैलजा के लिए तो मुश्किल दौर है ना। बहरहाल सुन लिया आपने रामचंद्र कंबोज साहब, भाई जो बात है एकदम क्लियर है, इनके प्रभारी ने साफ कर दिया है कि असल में यह है गणित, इसके वजह से कोई बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, कुमारी शैलजा लड़ सकती हैं। और बीजेपी जिनको लड़ा रही है उनको तो कांग्रेस पूछती भी नहीं थी। बिल्कुल, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। कंबोज साहब एक सेकंड का समय चाहिए प्लीज। आ रहा हूं कंबोज साहब की बारी, रोड साहब हो गया, कंबोज साहब की बारी, कंबोज साहब की। सबसे पहले तो अतुल जी, मेरे साथी जो ओंकार जी हैं, सुरेश जी हैं, बाघ जी हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार, और आपके जो चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। और सुरेश जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर सुरजेवाला जी ये उदाहरण दे रहे हैं कि मैं राज्यसभा मेंबर हूं इसलिए मैं नहीं लड़ना चाह रहा, तो दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा मेंबर नहीं किया। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि परिवारवाद को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये पहले जो कांग्रेस में चल रहा था वो भाई भतीजावाद चल रहा था, परिवारवाद चल रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख करके कांग्रेस मान रही है कि हम भाई भतीजावाद, परिवारवाद, उससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं कांग्रेस को। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा, कुमारी शैलजा जी बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा
था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो जो लड़ना चाह रहे हैं उनको कह नहीं रहे, धकेल के आप आगे कर रहे हैं। और दीपक बाबरिया जी कह रहे हैं कि हमारे पास इतने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया। तो भाई 10 जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, आप उनकी लिस्ट डिक्लेयर कर दीजिएगा। आपके पूरे जो हरियाणा के जो हमारे कांग्रेसी भाई हैं, वो आपका जमीनी स्तर पे आपका चुनाव शुरू हो चुका है, वो आपकी जो है कश्मकश से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि भाई साहब ये कहीं ना कहीं आप ये देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी को, भूपेंद्र हुड्डा जी उत्तर में इतने व्यस्त हो गए हैं, इतना उनका मतलब मैं ये कहूंगा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई सा भी चुनाव हो, उसी चुनाव में एक ही नाम सामने आता है, दीपेंद्र हुड्डा। चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो सीएम की कुर्सी के बैठने की बात हो, तो कांग्रेस में एक ही नाम आता है अपने हुड्डा साहब की जुबान पर, अपने पुत्र के लिए। और दूसरी बात रही सुरजेवाला जी की, क्योंकि सुरजेवाला जी को समझ आ चुकी है कि जनता जनार्दन का जो रुख है वो कैसा है, इसलिए वो अपना, मैं ये कहूंगा कि पल्लू छुड़ा के भाग रहे हैं। और यही समझ हमारी बहन जो कुमारी शैलजा जी, उनको भी आ गई कि जनता जनार्दन जो है वो क्या करना चाहती है। और तीसरी बात इन्होंने कही कि 6 कांग्रेसी मित्र हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखती है। अगर बात कर ले आप बाई नेम कहें तो मैं आपको बाई नेम बताता चलूंगा, अशोक तंवर जी और हुड्डा जी का, सुरजेवाला जी का, शैलजा जी का क्या चल रहा था। तो जो उनका आपसी कांग्रेस के अंदर जो है गुटबंदी थी, वो गुट बन के आपस में क्या मतलब दिन में क्या होता था, तो जो अच्छे लोग थे उनको भी अपनी बात, युवा लोग थे उनको भी अपनी बात स्पष्ट करने का, बात रखने का अगर आप मौका नहीं दोगे भाई, तो राजनीतिक जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं किसी मंच पे जो अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, देश को, प्रदेश को हाथ लेकर के आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं, तो उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, अनुभवी लोगों को टिकट दिया है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि आप बात करते हो संगठन की, पन्ना प्रमुख की मेरे सुरेश भाई ने बात करी, तो मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की राजनीतिक दल में सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर कांग्रेस की आप बात करें तो आप 10 लोकसभा प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाए, 22 अगर आप बात करो जिला प्रधानों की तो 22 जिला प्रधान नहीं ढूंढ पाए। तो भाई आप कहां, आपका संगठन कहां, आपका राजनीतिक दल। आप बात करते हो चुनाव लड़ने की, आप बातों को घुमा सकते हो, सिर्फ जनता सब जानती है और वक्त आने से जनता जवाब भी देगी। 4 जून को ठीक बात है कमोद साहब, वक्त आने पर जनता ही जवाब देती है, वो चाहे आपको दे या इनको दे। लेकिन एक बात तो है, सुरेश रोड साहब इस बात से बहुत खुश है कि बीजेपी ने उनके थके हुए कांग्रेसियों को मौका दे दिया है। तो आप लोग थोड़ा सा विचार कर लीजिए कि भाई कि ऐसा तो ना हो कि वो जीत जाए, मतलब आप लोग एक तरीके से वॉकओवर दे रहे हैं उनको। अतुल जी मैं एक बात आपको कहूँ, वॉकओवर नहीं दे रहा मैं। राजनीति में जितना समय ज्यादा अगर कोई व्यक्ति रहेगा, अनुभव, जो सफेद बाल होते हैं वो धूप से नहीं होते, तजर्बे से सफेद बाल होते हैं। कांग्रेस के हम उन व्यक्तियों को दिया है जिनको कांग्रेस के जिन व्यक्तियों को कांग्रेस के संगठन के अंदर बात रखने का समय नहीं दिया जाता था, वो व्यक्ति अच्छे अनुभव के साथ, अच्छे व्यक्तित्व के लोग अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो बिल्कुल हम उनको। अब कमोद साहब आपने बाल सफेद होने का उदाहरण दिया है, तो एक उदाहरण मैं भी देता हूं। कई बार ना चिंता में भी बाल सफेद हो जाते हैं और कांग्रेस इस वक्त चिंता कर रही है कि उनके थके हुए प्रत्याशियों को बीजेपी कैसे कैंडिडेट बना सकती है और कहती है कि 10 की 10 सीट जीतेंगे। बहरहाल ओंकार सिंह साहब से कमेंट ले लेता हूं, फिर भाग सिंह दमदमा साहब भी आ गए, उनसे भी कमोद बहुत जल्दी से कमोद साहब बहुत जल्दी से, क्योंकि इन्होंने गठबंधन रखा है, तो एक सीट जो है आम आदमी पार्टी के खाते में कुरुक्षेत्र से इन्होंने लड़ी। मैं ये भी पूछना चाहूंगा भाई, ये गठबंधन भी रखोगे या तोड़ोगे? ठीक है सिंह साहब, भाई कांग्रेस जो तर्क दे रही है, क्या वो तर्क गले से नीचे उतरते हैं? हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, मैं उस पर कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं। क्या यह तर्क जायज है कि एक व्यक्ति राज्यसभा के वो है सदस्य, इस वजह से वो पीछे हट गए, एक व्यक्ति परिवारवाद की वजह से पीछे हट गए, और एक महिला जो कि पीछे हटना चाहती है उनको कह रहे नहीं आपको आगे बढ़ना होगा, और फिर कहते हैं कि नहीं असल में कांग्रेस की ये एक अनुशासन वाली गरिमा है? अतुल जी,
वैसे तो प्रत्येक पार्टी का अपना अधिकार है कि वो किसको चुनाव में उतारती है, लेकिन आमतौर पर प्रत्येक प्रत्याशी को इसलिए चुनाव में उतारा जाता है कि ये जीत सकता है, और बड़े बड़े चेहरे इसीलिए उतारे जाते हैं। अब देखिए, हमारे अभय सिंह चौटाला जी ने सबसे पहले अपना ही नाम डिक्लेयर किया। वो इसलिए डिक्लेयर किया ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। आज अगर हुड्डा साहब या सुरजेवाला जी पीछे हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की इसमें गलत मैसेज जाता है जनता में। लोकतंत्र में मैं मानता हूं जनता सुप्रीम है, सर्वोपरि जनता। राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा जनता पैदा करती है। लेकिन एक बात मेरे को बहुत अजीब सी लगती है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ये दावा करते हैं कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। बीजेपी के पास अपने कैंडिडेट नहीं है, 6 कैंडिडेट कांग्रेस से आए हुए। मैं मानता हूं लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, कोई किसी में जा सकता है, लेकिन एक विचारधारा होती है अतुल जी। आज मेरी विचारधारा इनेलो से मान कर रही है, इनेलो का विचारधारा मैं मानता हूं। क्या 10 मिनट में विचारधारा बदल जाएगी? एक कैंडिडेट नवीन जिंदल अगर 35 मिनट पहले और बीजेपी ज्वाइन करता है, 35 मिनट में विचारधारा बदल जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। जनता इस चीज को देख रही है। एक पार्टी जो कहती है 10 की 10 जीतेंगी, उसके बाद कैंडिडेट नहीं उतारने को मिल रहे, और दूसरी पार्टी के कैंडिडेट का कांग्रेसीकरण हो रहा है बीजेपी का। ये बहुत अजीब बात है। आज देश और प्रदेश की जो स्थितियां हैं, लोग मौजूदा सरकार से, आम जन परेशान है, हताश है, दुखी है। जिस तरह का माहौल है, देखिए बजट में मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने 4 मुख्य वर्ग बताए थे, महिला, किसान, गरीब और युवा। युवा बेरोजगार है, ये सबको पता है, युवा के पास रोजगार नहीं है। गरीब, मोदी जी कहते हैं 82.5 करोड़ गरीबों को हम अगले 5 साल अनाज की गारंटी देंगे, मतलब 5 किलो अनाज की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, रोजगार की गारंटी नहीं दे रहे, भिखारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में ये भी कहते हैं 25 करोड़ हमने गरीब अपग्रेड कर दिए, मतलब 130 करोड़ की जनता में 107.5 करोड़ गरीब, और फिर कहते हैं हम भारत को विकसित बना रहे हैं। बहुत अजीब बात है, ये विरोधाभासी बातें हैं अतुल जी। तीसरी बात, महिला सुरक्षित कहाँ है? ना देश में ना प्रदेश में। महिला पहलवानों तक को तो हड़ताल पे, धरने पर बैठना पड़ता है। चौथे नंबर पे आते हैं किसान आज भी धरने पर बैठे हैं। क्या कह रहे हैं किसान? दिल्ली जाना चाहते हैं, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? सड़कों में कीलें लगाई जाती हैं, प्लास्टिक की गोलियां क्या वास्तविक गोलियां चलाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। चारों के चारों वर्ग आज परेशान है, और ये कह रहे 10 की 10 जीतेंगे। ये तो ठीक है, कितने बाल सामने आ जाएंगे, लेकिन आज एक बात तय है, जो 2014 में मोदी जी ने चुनाव लड़ा, उस टाइम जुमलेबाजी थी। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख लेके आएंगे, नदियों को जोड़ेंगे, बुलेट ट्रेन देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इतने सारे जुमले दिए। 2019 में कह दिया हम भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार। ऐसा पुलवामा का हमला हुआ या कराया, ये तो ईश्वर जाने, लेकिन आज तक कोई तथ्य सामने नहीं आया पुलवामा का। 300 किलो RDX कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया, कोई तथ्य सामने नहीं आया। और अब 2024 में आके कहते हैं मोदी की गारंटी। अरे भाई, किस चीज की गारंटी दे रहे हो? गारंटी दो हमें रोजगार की, गारंटी दो किसान को उसके MSP की, गारंटी दो गरीब को घड़ी। जो 2022 में आपने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को घर मिलेगा, नल से जल मिलेगा, इन चीजों की गारंटी दो। ठीक बात है ओंकार सिंह साहब, आप जो राजनीतिक अपनी रणनीति बनती है ना, उस मुद्दे से हटकर आप मुद्दों पर आ गए। इन मुद्दों को आप बिल्कुल उठाइएगा, जनता के बीच में जाइएगा, मुद्दे उठाइएगा, ये मुद्दे आपके बिल्कुल व्यवहारिक हैं। लेकिन आपने जो एक बात कही ना कि विचारधारा की बात होती है, 35 मिनट पहले वाला आदमी कैसे? भाई राजनीति में 1 मिनट बहुत भारी पड़ता है। राजनीति में तो जो कसम खाते हैं कि मैं नहीं आऊंगा राजनीति में, और राजनीति में आके 3 बार 2 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो काहे की विचारधारा होती है? ये कहने की बातें होती हैं सिर्फ। बहरहाल, चूंकि राजनीति करने वाले जितने लोग होते हैं ना, वो सेवा भाव से अपना काम करते हैं, तो मैं मानता हूं कि उनको राजनीति करने का अधिकार है। भाग सिंह दमदमा साहब, भाई कांग्रेस अभी तक कुछ नहीं उतार पाई। जेजेपी जो कि 5 साल पुरानी पार्टी है, उसने भी अपना एक कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन चूंकि कांग्रेस इस वजह से नहीं उतार पा रही है कैंडिडेट क्योंकि वो परिवारवाद से मुक्ति चाहती है, अपने राज्यसभा का जो सदस्य है उनको नहीं लाना चाहती है, और भी कई कारण होंगे, और थके हुए प्रत्याशी चूंकि बीजेपी के पास चले गए हैं, तो इस वजह से कांग्रेस के पास बहुत मजबूती है, इसलिए वो आराम से उतारेगी कैंडिडेट। आप लोगों को क्या जल्दी है भाई? जिस प्रकार से अभी सभी अपने प्रवक्ता साथीगण के विचार और जो उन्होंने अपनी बात रखी सुन रहा था, लेकिन देखिए हमारे जो चुनाव की 25 मई डेट,
अगर कोई पार्टी ठीक है मंथन करती है, कैंडिडेट के लिए करती है, सारी बात करती है, ये चीजें तो उस समय हम कह सकते हैं कि पार्टी का क्षेत्र अधिकार है अपना कि वो अपने कैंडिडेट किस समय उतारती है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उस पर मंथन कर रही है। जहां तक हुड्डा साहब का भी बयान आ चुका है, वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है और कहते हैं 10 की 10 सीटें जीतेंगे। रणदीप सुरजेवाला जी डिनाई कर चुके हैं, कुमारी शैलजा जी अंबाला से डिनाई कर चुकी हैं। तो ठीक है, ये इनका आपसी मामला तो हो सकता है, लेकिन इतने बड़े नेता यदि मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, अभी जिस प्रकार से मैंने आपका वक्तव्य भी सुना कि शैलजा जी ने तो कह दिया कि हाईकमान कहेगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्लियर कर चुके हैं। तो इन चीजों का पार्टी प्लस भी होती है अपनी बात से और माइनस भी होती है। तो कांग्रेस इन चीज खामियाजे भी भुगत सकती है कि इनके जो स्टार प्रचारक बड़े नेता है जब वो चुनाव से भाग रहे हैं तो स्थिति क्या है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। रही बात विचारधारा की, भी राजनीतिक तौर पर बात हो रही थी, मैं कई बार इस चीज का जिक्र कर चुका हूं कि राजनीति के अंदर विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। राजनीति है मौके की, मौके पे कौन किसको संभाल पाता है वो, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, ये इधर से उधर जाने का वर्ष चलता रहता है। अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही है कि कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के एमपी तोड़ लिए, इसी तरह विजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को छोड़कर गए। राहुल कासवा जो राजस्थान से थे, एमपी थे, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को छोड़कर गए। और आज हिमाचल से आजाद जो शर्मा जी लाहौल स्पीति से थे, उन्होंने भी कह दिया कि यहाँ से टिकट मेरी बनती थी, उनको दे दी जो कांग्रेस छोड़कर आए थे या इंडिपेंडेंट जिन्होंने दिया था। इस प्रकार के हिमाचल के अंदर भी चल रहा है। तो ये एक चलता रहता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी पहले दिन से कह रही है कि 400 पार और हम उससे आएंगे, हम विचारधारा की लड़ाई है, देश के अंदर विचारों का फैलाव किया जा रहा है। लेकिन अगर एक रात पहले आज अनुभव की बात की, मैं उस पर भी आना चाहूंगा। मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने ठीक है इन पे अनुभव की, जिस प्रकार इन्होंने कहा कि अनुभव वाले हैं उम्मीदवार। क्या नवीन जिंदल का अनुभव कोयले की दलाली के लिए प्रयोग करने के लिए एक रात में शामिल कर वो जो मोदी जी खुद कुरुक्षेत्र के अंदर उनके बारे में पूरा व्याख्यान, में कहना नहीं चाहता, लंबी हो जाएगी बात, वो चैनल सबने दिखाया कि कोयला घर के बाहर से नहीं चोरी होता, यहाँ कोयला चोर बैठे हैं। क्या वो 35 मिनट में जो कोयला चोर था वो एकदम साधु बन गया? क्या कौन सी वॉशिंग मशीन थी कि इधर से डाला और उधर से कोयला चोर एकदम साधु संत महात्मा बनकर निकल आए? इस प्रकार से वॉशिंग मशीन तो आपको ज्यादा पता होगी, आपने साथ दिया उनका। ओंकार जी सुन लीजिए, ओंकार जी सुन लीजिए। वो वॉशिंग मशीन मैं तो इतना कह रहा हूँ, अरे वॉशिंग मशीन के बारे में आपको पता होगा, आपने 4.5 साल मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, आपकी पीड़ा मुझे पता है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पता, मेरे भाई हो। उसके अलावा अजीत पवार थे, हेमंत बिश्व शर्मा जो अमित शाह जी ने जिनके बारे में पता नहीं कितने जोर शोर से कहा था कि वो करप्ट हैं, इस प्रकार ये, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आते तो मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अशोक चौहान है, नारायण राणे है, छगन भुजबल है, मैं कितने ऐसे नाम बता सकता हूं। मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि राजनीति में आज विचारधारा का स्थान गौण हो चुका है। आज मौका परस्ती, स्थिति के हिसाब से सभी कार्य किए जाते हैं। जिस प्रकार से हिसार की बात कहें कि बड़ी मजबूती से कहा था रणजीत सिंह चौटाला जी जो कांग्रेसी थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा उन्होंने और इंडिपेंडेंट जीत कर आए। आज भारतीय जनता पार्टी रात को शामिल करके टिकट देती है। क्या कोई कार्यकर्ता नहीं था वहां पे? जिस प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का एक दावा किया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, कार्यकर्ताओं की फौज है, ठीक है। उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी अब हैं जो सांसद थे, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज तक एक उम्मीदवार नहीं तैयार कर सकी नायब सैनी जी के बाद? वहां पर 35 मिनट पहले जिसका जिक्र चल रहा है नवीन जिंदल जी को शामिल किया जाता है और उन्हें टिकट दे दी जाती है। सरसा के अंदर बात करें, क्या सरसा में आज तक उम्मीदवार नहीं तैयार कर सके? अशोक तंवर को एकदम लेकर आए। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, हर किसी का अपना अधिकार है, कोई किसी पार्टी में जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा दावा करने के ऊपर देखिए आप कि उस दावे की पूर्ति किस प्रकार से हो सकती है, किस प्रकार से विचारों की लड़ाई का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यहाँ तो सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। आप बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं दमदमा साहब, पूछिए क्यों जी। तो इसी प्रकार से नहीं पूछिए क्यों, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, पूछिए क्यों जी, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए जो कहना मैं बताता हूं। आपने कहा ना कि राजनीति में विचारधारा की कोई जगह नहीं रह गई है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यमुना पार नारा लगाने वाले जैसे ही मौका मिला सत्ता में बैठ गए 5 साल।
बस रहने दो। कहाँ रह गई राजनीति में विचारधारा की जगह? अतुल प्रताप जी, मैंने ये वक्तव्य नहीं था कि वो किसी पार्टी पे नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी। अरे तभी तो मैंने आपकी तारीफ की जनाब। अरे दमदमा साहब, मैंने तभी तो आपकी तारीफ की। अब आप गुस्सा मत होइए। देखिए, मैंने तो आपकी तारीफ की है कि आप इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि आपने माना कि राजनीति में कोई विचारधारा नहीं होती है, सत्ता जैसे ही मिले वहीं लपक लो, और ये हर पार्टी करती है। आपने भी करके दिखाया है। एक नई पार्टी जिसका उदय होता है ये कहते हुए कि 75 पार का नारा लगाने वालों को हम यमुना पार कराएंगे, आज वहीं 400 पार नारा लगाने वालों को कह रहे हैं कि इनकी विचारधारा में खोट है। ये है राजनीति का बेरंग चेहरा। इस बेरंग चेहरे में बहुत सारे सभी हैं, अकेले आप नहीं। कोई बात नहीं दमदमा साहब, आपने ईमानदारी से स्वीकार किया जनाब। अतुल जी 30 सेकंड लूंगा। अच्छा बोलिए। प्रदेश की जनता ने जब मैंडेट भी इस प्रकार से दिया, प्रदेश की जनता ने जब मैंडेट इस प्रकार से दिया, तो सारी उम्र से अब इस पे मैं फिर काउंटर करूंगा, फिर दिक्कत होगी। भाई, प्रदेश की जनता ने जब मैंडेट दिया और कांग्रेस भी आपके साथ सत्ता में आना चाहती थी, तो ठीक बीजेपी भी आई, तो बीजेपी बुरी या कांग्रेस बुरी मैं नहीं कह सकता, ना आप बुरे मैं ये भी नहीं कह सकता। लेकिन वही जनता जब किसी को मैंडेट देती है तो इस देश में कहा जाता है ईवीएम बुरी हो गई। अब ईवीएम तो बेचारी बोल भी नहीं पाएगी कि मैं क्यों बुरी, भाई एक मशीन हूं मैं। बहरहाल हो गया, आपके तर्क में समझ गया, इसमें कोई गलत नहीं है। आपने भी जो मैंडेट मिला था उस मैंडेट के हिसाब से अपनी जो अच्छी एक गणित बन सकती थी बीजेपी के साथ बनी, और आपने उस बीजेपी के साथ सत्ता चलाया। इसमें कुछ गलत नहीं किया, मैं गलत सही पर जाता ही नहीं। बहरहाल सुरेश रोड साहब, नहीं हो गया सर, हो गया दमदमा साहब। 10 सेकंड। अरे अब 30 सेकंड के बाद 10 सेकंड। अच्छा चलिए 10 सेकंड, ठीक 10 सेकंड। अतुल जी, हमने सारी उम्र ताऊ देवी लाल जी ने भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ समावेश या जो विचार या एथिक्स हैं कहीं ना कहीं मेल खाता। कांग्रेस से तो कहीं मेल ही नहीं खाए थे हमारे आज तक। तो इस प्रकार से प्रदेश हित के लिए वो गठबंधन किया गया था। सर ऐसा है कि दमदमा साहब कुछ चीजें मैं या तो बोलना नहीं चाहता या मैं चाहता हूं आप कोई ना बोले, वरना ताऊ देवीलाल को भी कभी हो सकता है भविष्य में कष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश की जनता हो सकता है आगे ऐसा मैंडेट दे दे कि आपको ताऊ देवीलाल की विचारधारा के खिलाफ वाली पार्टी कांग्रेस के साथ जाना पड़े। फिर आप क्या कहेंगे? तो राजनीति में कोई विकल्प बंद मत रखिए। वो सबसे बड़ा अच्छा विकल्प है कि अवसरवादिता के आधार पर आप सारे वर्गीकरण करिए। आप लिखिए जनता का मैंडेट, आप लिखिए परिस्थितियां, आप लिखिए विचारधारा, आप लिखिए तमाम बातें। ताऊ देवीलाल को कृपया बख्श दें, क्योंकि ताऊ देवीलाल का मैं भी उतना ही सम्मान करता हूं, रोड साहब भी उतना ही सम्मान करते हैं, ओंकार सिंह साहब भी उतना ही सम्मान करते हैं, भाग सिंह दमदमा भी उतना ही सम्मान करते हैं, और कंबोज साहब भी उतना ही सम्मान करते हैं। अब ताऊ देवीलाल कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके सम्मान को हम ज्यादा माने, किसको कम माने। बहरहाल रोड साहब, भाई सारे तर्क हम समझ गए, लेकिन जो बावरिया साहब ने बार बार कहा, कल भी कहा मेरे सहयोगी, हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ दीपक से, आज भी उन्होंने कहा कि थके हुए प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनको हम पूछ नहीं रहे थे, उनको बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। तो आप लोग तो लड्डू अभी से बांट दीजिए। लड्डू बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं 1 सेकंड का समय से पहले मांग रहा था, इसी अच्छा बोलिए, स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि जो आपने मेरे से दूसरी बात पूछी है कि थके हुए कैंडिडेट जो हमारे माननीय प्रभारी महोदय ने बोला है, वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं इसको उदाहरण देता हूं, 2014 से लेकर आज तक नवीन शिंदल जी कुरुक्षेत्र से बीजेपी में गए, पार्टी ने उनको एक भी कोई जिम्मेदारी 10 साल में नहीं दी, और वो एक सामान्य पूर्व एमपी नहीं थे, वो ऐसे एमपी थे जो आज तक अपने नाम के साथ एक्स-एमपी नहीं लगाते, और उद्योगपति भी हैं, बहुत बड़े उद्योग जगत की बड़ी हस्ती थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको 2014 से लेकर आज तक एक छोटा सा कैरियर नहीं दिया ब्लॉक लेवल का भी। इससे साबित होता है जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोग गए, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उनकी कार्य प्रणाली या उनकी आ रहा हूं कमल साहब, आ रहा हूं। अगर कांग्रेस पार्टी में थके नहीं होते तो पार्टी में हम छोटे से छोटे नेता से लेके कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक सबको ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, बूथ लेवल पे जिम्मेदारियां बांटी गई। तो इससे स्पष्ट होता है आगे कमोज साहब आगे जरा रोड साहब कंप्लीट कर रहे हैं। ये लोग थके हुए लोग थे,
और भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल के शासन को चलाने के बाद भी 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों में से बीजेपी के 15 प्रमुखों में से 10 व्यक्तियों का चयन नहीं कर पाए। तो पार्टी के रोड साहब आपने 1 सेकंड लिया था दूसरी बात करने के लिए। मैं एक बात फिर से पूछता हूं आपसे, उसके बाद कंबोज साहब से इसका मैं काउंटर जवाब लूंगा। मैं और छोटा सा सवाल होगा और समय अब कम है तो मेरे सवाल पर ही रहेगा। बाबरिया साहब ने कहा है कि थके हुए प्रत्याशी, मैं उसमें एक शब्द और जोड़ता हूं, बीजेपी ने थके हुए और पिटे हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को या कांग्रेस के लोगों को अपने यहां बनाया है कैंडिडेट। थके हुए का आपने जिक्र कर दिया जिंदल साहब, और पिटे हुए अशोक तंवर साहब, जिसको आपने अपने प्रभार में रहते हुए, अपने संगठन में रखते हुए, नेतृत्व देते हुए पीटा भी था, लाठियां भी चली थी। तो बीजेपी ने थके और पिटे दोनों को कैंडिडेट बनाया है। लड्डू बन रहा है कि नहीं आपके यहां? देखिए, जो बात आपने कही है, बस छोटा सा जवाब ले लो कंबोज साहब, छोटा सा जवाब ले लो। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी में अशोक तंवर जी को मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ। अशोक तंवर जी को NSUI, IYC, उसके बाद हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष जो सिरसा से मेंबर पार्लियामेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेशानुसार बनाया गया। बीजेपी के बहन भाइयों ने नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस सेक्टर के पार्क में पंडाल बनाकर भंडारा दिया था कि रोड साहब या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे हैं या मेरे सवाल को सुनकर आप अनसुना कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल था कि बाबरिया साहब ने कहा थके हुए, मैं कह रहा हूं थके और पिटे हुए कांग्रेसियों को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो आपके यहां लड्डू बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है, समझ गया भाई। कंबोज साहब जवाब दीजिए भाई क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? कोई थका हुआ है, कोई पिटा हुआ है, उसको आप प्रत्याशी बनाकर कह रहे हैं 10 सीट जीतेंगे, क्या मतलब है इसका? रोड साहब सुनते हैं, लड्डू आपका नहीं बन रहा है, सबने सुन लिया। आप कंबोज साहब को सुनते हैं। अतुल जी बिल्कुल, सुरेश जी ने ये अपनी मतलब जुबान से ये एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस में थकाया भी जाता है, पीटा भी जाता है। और इन्होंने ये भी कहा कि 10 साल किस तरीके से सांसद होने के बाद बीजेपी के लोगों ने सुनते लीजिए कांग्रेस का भैया, सुन लीजिए। आप बोले हम बिल्कुल नहीं बोले, अब सुनने के सुरेश जी, आपने अपनी जुबान से ये तक किया कि 10 साल सांसद होने के बावजूद भी एक जनप्रतिनिधि को आपने कोई भी ओहदा नहीं दिया और कोई भी जनता का कोई भी काम नहीं करने दिया। और दूसरी आपने ये बात कही, जैसे अतुल जी ने बात कही कि अशोक तंवर जी के बारे में, तो कांग्रेस में हुड्डा साहब और अशोक तंवर जी का क्या चलता रहा और किस तरीके से मैं कहूंगा कि जाति और समाज के साथ अशोक तंवर जी को ये कांग्रेस के कल्चर है, किस तरीके से आपका जातिगत और सिस्टम करना कि कोई जमीन से बच्चे आज के जनता के लिए कोई काम न करे। तो ये आपने अपनी कथनी से साबित कर दिया कि किस तरीके से कांग्रेस लीड करने वाले लीडरों की कोई मौका नहीं देती थी। आपने बात करी कि थके हुए और पिटे हुए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंत्योदय तक का भी ध्यान रखती है। आपको मैं बड़ी स्पष्ट कह दूं, ये जो कांग्रेस के हमारे साथी आए हैं, आपने अपनी बयानबाजी से ये बता दिया कि किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता था। चौधरी रणजीत सिंह जी के बारे में आपने कहा, चौधरी रणजीत सिंह जी का कांग्रेस ने टिकट काट दिया था 2019 में, इसीलिए उनको आजाद, ठीक है, जनता ने मंजूर दिया, इसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का क्लोज किया और सत्ता के साथ में आगे बढ़ा और उनके सिस्टम के भारतीय जनता पार्टी ने उनको बिल्कुल अब पार्टी में भी शामिल किया और हिसाब से भी दी। तो आपने तो अपनी मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपने अपनी जुबान ये चीज मांगी कि कांग्रेस के अंदर क्या चलता है, किस तरीके जुतियों में गाल चलती है, किस तरीके आपका जुटन पेड़ होता है, किस तरीके होता है, ये सारी चीजें आपने मांगी। और दूसरी बात, मैं भाई ओंकार जी से कहूंगा कि भाई ओंकार जी, मैं तो INLD की विचारधारा से हूँ, पर INLD की विचारधारा जब था मैं 2014 से 2019 में INLD के नाम में ले रहा, मगर तो चौधरी देवेंद्र की विचारधारा है वो आज INLD और JJP में नहीं रही। आपको बखूबी से पता है 2019 आपके पास है क्या इस तरीके से
नहीं, बिल्कुल मैं आपको दूंगा, विचारधारा किसी की को गिरवी नहीं रहती ओंकार जी, किसी की भी कोई विचारधारा, वो आपकी विचारधारा है। चौधरी देवीलाल जी को आज मैं भी अवश्य मानता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि जो काम उन्होंने किए चौधरी देवीलाल जी ने किए और हम भी पार्टी में थे। मगर अब वो चीज जो कहेंगे, भारत सिंह ने जो बात की कि विचारधारा नहीं है, तो मैं ये कहूंगा जैसी क्यों दिनोगे जो चीजें करूंगी, ठीक है, मैंडेट ऐसा है, जनता का हम धन्यवाद करते हैं कि जनता को हम ये नहीं चाहते थे कि अगले 3 साल के लिए सिस्टम काम लें, तो ये नहीं था कि हमारे साथ है, चलो जितना भी उन्होंने वक्त दिया, जो भी किया, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। पर कांग्रेस तो बड़े ठीक है अपनी बयान कह रही है कि किस तरीके का उनका कल्चर है, किस तरीके का परिवार की नीति होती है, किस तरीके से उनका जूता होती है, यहाँ पे सिर्फ शर्म करते रहते हैं, सिर फोड़े रहते हैं। तो भाई कैसे आपकी पार्टी में कोई प्रत्याशी बनना चाहेगा, कैसे आपकी पार्टी में लोग जो है वो आपको विश्वास रखना चाहेंगे। तो मैं ये बड़ी आराम से, बड़ी सहजता से यही बात कहूंगा, 25 मई को जनता वोट करेगी, 4 जून को रिजल्ट आएंगे। भाई जनता का जो मैंडेट आएगा बिल्कुल हम शर्मा से स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे सही बात कि जब परिणाम आएंगे और जो जनता का मैंडेट होगा उसी वक्त पता चलेगा कि कोई 400 पार जाएगा या किसी को साथ में विचारधारा में लाएगा, किसी विचारधारा वाले तुरंत बदल जाएंगे। ये सब कुछ उस समय ही तय होगा और उसको स्वीकार करना भी होगा। यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कमोद साहब, रोक रहा हूं आपको। सिंह साहब, आपसे मैंने जब सवाल किया था तो आप सवाल पर मुद्दे गिनाने लगे, तो मैं फिर से कह रहा हूं, मुद्दे गिनाना आपका अधिकार है, मुद्दे उठाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप परिवारवाद की बात कांग्रेस के लिए करते हैं और फिर ये कहते हैं कि भाई नेता वो बड़ा होता है जो तुरंत नाम की घोषणा कर दे। अभय सिंह चौटाला ने तुरंत नाम की घोषणा कर दी, अरे अपनी पार्टी में रह गए अकेले, वो बाकी संगठन में और जो लोग हैं उनमें से किसी की घोषणा हो जाती तो लगता। उन्होंने फौरन अपने नाम की घोषणा कर दी, उन्होंने परिवार के एक और सदस्य के नाम की घोषणा कर दी, अब बाकी संगठन के लोगों की भी घोषणा कर दीजिए मुद्दे उठाते हुए। सिंह साहब, अतुल जी क्या समय खत्म हो गया? नहीं है लास्ट डेट खत्म होगी, जनता का लास्ट डेट खत्म होगी, वो भी नाम आ जाएंगे। अरे तो फिर ये जल्दी नहीं है। अरे सिंह साहब, फिर सिंह साहब कांग्रेस को क्यों घेर रहे हैं आप लोग इतना? उनके लिए भी समय है अभी, मेरा समय प्लीज। कांग्रेस का भी तो समय है ना, उनके पास भी समय है अभी। सिंह साहब, मैं आपसे खुद ही ये निवेदन करूंगा कि हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर उनके पास 13 है तो वो प्रत्याशी घोषित करें, वो चाहे आईएनएलडी हो, आईएनएलडी क्यों चिंतित हुई है? ठीक है, सिंह साहब को सुनते, कंबोज जी सिंह साहब को सुनते। कंबोज साहब, सिंह साहब की बारी है। कंबोज साहब, सिंह साहब की बारी। हाँ सिंह साहब। अतुल जी, बहुत जल्दी बाकी के 8 नाम भी डिक्लेयर हो जाएंगे। मैं तो ये कह रहा था कि हमारे बड़े नेता ने सबसे पहले अपना नाम लिया ताकि पार्टी के बाकी नेताओं में भी एक जोश आए। किस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पीछे पैर खींचे, मैं उसके बारे में बात कर रहा था, मैं किसी के परिवारवाद की बात नहीं कर रहा था। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बाघ सिंह दमदमा मेरी पार्टी से बिलोंग करते थे, मेरे छोटे भाई, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आज उनकी और इज्जत करने लग गया क्योंकि उनकी 2-3 बातें मेरे को बिल्कुल दिल में लगी जाती। पहली बात तो उन्होंने कही कि किसी की कोई विचारधारा नहीं होती। एक तरफ तो इनके नेता कहते थे हम चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के लोग हैं, इसका मतलब इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं। ये अवसरवादिता और आदर्शवादिता को छोड़कर अवसरवादिता और स्वार्थवादिता की तरफ जाते हैं। दूसरा, आज इन्होंने पहली बार जिंदगी में इन्होंने बोला कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो हम कहते थे। अतुल जी, मैं कहना चाहता हूं कि मैं तकरीबन 1 महीना पहले आपके चैनल पे बैठा था, उस पे मैंने कहा था कि बीजेपी जेजेपी के प्रवक्ता साथी जो एक दूसरे के गले लग रहे हैं, आप 2 महीने रुक जाओ, एक दूसरे के गले पड़ेंगे। वही बात हुई, अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए, ये एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, इनको ज्ञान तो हुआ कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है। हाँ, बीजेपी के साथी जहां तक बात कर रहे थे कि इनके पास प्रत्याशी हैं, इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास इनकम टैक्स है, उसका डर दिखा के किसी को भी शामिल करा लेते हैं ये। अब कल तक तो मोदी जी कह रहे थे कि नवीन जिंदल कोयला चोर है, आज क्या हो गया? आज उस कोयले का क्या हुआ? बहुत अफसोस की बात है। मैं ये मानता हूँ आज देश और प्रदेश में नैतिकता के स्तर बिल्कुल गिर चुका है। आज अतुल जी मेरे को बात पूरी करने दीजिए, इनको बोलिए, बीच में रोके। अतुल जी, आज देश और प्रदेश में जिस तरह से राजनीति में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और स्वार्थवादिता ऊपर आ रही है, यह सिर्फ बीजेपी की देन है। इस बीजेपी पार्टी के सत्ता में आने से पहले प्रत्येक पार्टी में नैतिकता थी, प्रत्येक नेता में नैतिकता थी,
लेकिन आज जिस तरह से 5 मिनट पहले विचारधारा दूसरी है, आज विचारधारा दूसरी है, ये सिर्फ और सिर्फ ईडी सीबीआई ये वही नवीन जिंदल है जिनकी फर्म ने इनको करोड़ों रुपए चंदा भी दिया बीजेपी को। ऐसा क्या हो गया जिसके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप था उससे आप चंदा भी ले रहे हो, और ऐसी कंपनी से भी चंदा ले रहे हैं जो बीफ का व्यापार करती है, पाकिस्तान बेस्ड कंपनी से भी चंदा ले रहे हैं। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड का सच आप टीवी चैनल वालों ने जनता को नहीं दिखाया। जिस दिन आप इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर डिबेट रखोगे उस दिन जनता भी देखती रह जाएगी ये बीजेपी की सच्चाई क्या है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड चीज क्या है। इन्होंने कहा था विदेशों से काला धन लेके आएंगे, काला धन विदेशों से क्या लाना, अंबाला हरियाणा और प्रदेश में काले धन का इलेक्टोरल बॉन्ड बना दिया इन्होंने। आज जनता जानना चाहती है इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई, लेकिन अफसोस कोई भी चैनल, आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, किसी भी चैनल ने इस मुद्दे पर डिबेट नहीं रखी। आज जरूरत है जनता को जानने की, चुनाव का समय है, जनता जानना चाहती है बीजेपी के 9.5 साल के शासनकाल में, 10 साल के शासनकाल में इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। 2 करोड़ रोजगार एक साल देने की बात करते थे, कितने उद्योग स्थापित हुए। कोरोना काल में सीरम जिसको इंजेक्शन बनाने की अनुमति मिली उस सीरम कंपनी ने बीजेपी को कितना चंदा दिया, ये जनता जानना चाहती है। ऐसे ऐसे उदाहरण है चंदे के कि आज ईडी का छापा पड़ा, 10 दिन 15 दिन के बाद उस कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया, दोबारा ईडी ने उनका नाम ही नहीं पूछा। और मैं तो व्हाट्सएप के ऊपर देख रहा था, एक बहुत बढ़िया उदाहरण चल रहा था, एक व्यक्ति के घर कहता है छापा पड़ गया, छापा पड़ गया, दूसरा पूछता है कहां जा रहे हो, जेल जा रहे हो, पुलिस जा रहे हो, कह रहा नहीं मैं बीजेपी के कार्यालय में जा रहा हूं। छापा उसके घर। अब असल में दिक्कत क्या है ना ओंकार सिंह साहब कि वो आप हमारा चैनल या किसी चैनल का अगर कोट करते हैं, जिस तरह से देश में किसी का भी कोट करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग उतना ही देखते हैं, उतना ही सुनते हैं जितना आपको देखना है। जैसे आपने भाग सिंह दमदमा के लिए कहा कि आपने पहले 2 महीने पहले हमारे ही चैनल पर उदाहरण दिया था कि अभी गले लग रहे हैं, 2 महीने के बाद गले पड़ेंगे। मैं आपको एक और अपडेट देता हूं, अजय सिंह चौटाला ने आज ही कहा है कि बीजेपी से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, हम अलग हुए हैं, कल फिर मिल सकते हैं। दूसरा कि जो बीजेपी में जाने वाला उदाहरण आप दे रहे थे, तो इसी हरियाणा में एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया था, ईडी का छापा 2 दिन से वहां भी पड़ रहा है, थोड़ा सा उसको भी देख लिया करिए आप। बहरहाल भाग सिंह दमदमा साहब, सवाल इस बात का है कि सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आपने कैंडिडेट उतार दिया है, कांग्रेस से आप एक कदम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मजबूती में कांग्रेस अभी भी आपसे आगे है, उनका दावा है। 2 कारण है, पहला कि एक तो कांग्रेसियों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, इस वजह से वो मजबूत हो गए हैं, दूसरा कि बिना संगठन के वो वैसे ही मजबूत हैं। आप अपना सोचिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी इस देश का बहुत पुराना संगठन है। यदि कहें कि एकदम कोई कहीं नहीं रहेगा, हमारा तो संगठन 6 साल 2018 में हमारा संगठन बना है, और हम देखिए कि इतने बड़े बड़े संगठनों के साथ, चाहे विधानसभा लेवल पर और चाहे आज लोकसभा में, हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से मेरे भाई ओमकार जी ने एक बात कही कि विचारधारा कहीं नहीं है, क्या खड़गे जी को रैली में निमंत्रण देना, आज रैली में खड़गे जी आएंगे, आए हमें इंडिया गठबंधन का पार्ट बना लो, क्या ताऊ देवीलाल जी की विचारधारा, गठबंधन की स्थापना ही इनेलो की रैली में हुई थी। अरे सुन लो भैया, मैं आपके बारे में बोलता, इंडिया गठबंधन की स्थापना ही इनेलो की रैली में हुई थी। आप बड़े भाइयों, आप सुनते तो हो नहीं, आप उनके दिल पर लगाने वाली बातें करते हो, फिर कहते हो सुनेंगे। आप पहली बार बताइए उनके दिल पे लग गई बात। हमें सिंह जी ने राज्यसभा में वोट क्यों दी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था उनके पिता पर जो एहसान है वो एहसान उतारने के लिए। अरे राज्यसभा में वोट देते हो, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में राज्यसभा में वोट देने का कारण उन्होंने बता दिया था किसी बिल्ली खंबा नोचती है, कोई पूछ रहा नहीं प्रदेश में अपनी हाजिरी। तो खंबा भी नहीं बचा, आपके पास तो खंबा भी नहीं बचा। हमारे ये कहता हूँ कि पार्टियों के पास अभी समय है, पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे। कमोल साहब, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहल की, अपने 10 के 10 कैंडिडेट उतार दिए, वो चुनाव के अंदर चले गए। हमारा एक उम्मीदवार मैदान में उतर चुका है, इनेलो ने अपने 2 उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस पार्टी भी इस प्रकार से नहीं कह सकते कि वो भी अपने उम्मीदवार तो उतारेगी मैदान के अंदर। और जिस प्रकार अभी कहा है कि चाहे हंस के मैंडेट को स्वीकार करो, चाहे रोके करो, या चैनल पर बैठ के कह दो कि स्वीकार करेंगे या मना भी कर दो, कौन पूछता है। मैंडेट तो हर हालत में जो पब्लिक देगी वो हर किसी को चाहे हंस के स्वीकार करे चाहे रोक के करे, वो स्वीकार 4 जून को सबको करना पड़ेगा। और बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। और देखिए, चूंकि चुनावी समय है ना दमदमा साहब,
इस समय छोटी छोटी बात दिल पे लग जाती है, और जैसे ही परिणाम आएगा किसका दिल किससे मिल जाएगा ये पता नहीं है। तो ये सच्चाई यही है, बाकी ये राजनीति। बहुत शुक्रिया कंबोज साहब आपका, रोड साहब आपका, ओंकार जी आपका, और दमदमा साहब आपका। तो ये राजनीति है, राजनीति के रंग ऐसे ही होते हैं। रंग कब परिवर्तित हो जाएं, कब उसमें सफेदी आ जाएगी, कब उसमें कालापन आ जाएगा, कब उसमें कई सतरंगी छवि दिखाई देगी, इसी को राजनीति कहते हैं। बहरहाल सबकी अपनी रणनीति है। कांग्रेस अगर थोड़ा सा पीछे चल रही है तो उसका दावा है कि हम मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि बीजेपी ने वैसे ही हमको वॉकओवर दे दिया है, हमारे थके हुए लोगों को अपना कैंडिडेट बना के। इनेलो कह रही है कि दावा तो हमारा ही पुख्ता है, जेजेपी कह रही है कि हमने 75 पार वालों को यमुना पार तो नहीं कराया, लेकिन 400 का नारा पार नहीं करने देंगे। राम राम।